आज हम कक्षा 8वीं का 15वां चैप्टर कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से पहले हम पिछले चैप्टर जो पिछली क्लास में 7वीं क्लास में हमने कुछ पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 7वीं क्लास में आपने पवन तूफान या चक्रवात के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम दो अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिनमें से पहली परिघटना है तड़ित या फिर आसमानी बिजली। आपने देखा होगा कई बार तूफान या फिर बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकती है। और जो दूसरी परिघटना हम इसमें पढ़ेंगे वो है भूकंप। इस चैप्टर में हम इन दोनों को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं तड़ित या फिर आसमानी बिजली। देखिए आपने कई बार जो बिजली के ढीले तार होते हैं उनके मिलने से चिंगारी पैदा होते हुए देखा होगा, या फिर कई बार जो बिजली का ट्रांसफॉर्मर होता है वहाँ पर अगर कोई लूज कनेक्शन होता है तो वहाँ पर भी आपने स्पार्किंग होते हुए देखा होगा। ये जो चिंगारी पैदा होती है उसी के हिसाब से हम तड़ित को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तड़ित या आसमानी बिजली भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। पुराने समय में इसे भगवान का क्रोध मानकर लोग डरा करते थे, परंतु वास्तव में यह बादलों में आवेश के एकत्रित होने से बनती है। क्योंकि यह बादलों में आवेश के एकत्रित होने से बनती है तो सबसे पहले हम आवेशों के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम तड़ित या फिर आसमानी बिजली की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले और हम इसके अंदर बिना डरे इससे बचाव के लिए सावधानियां जो बरतनी चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहली बात आती है आवेश और रगड़ द्वारा आवेश। देखिए लगभग 600 ईस्वी पूर्व जो यूनानी लोग थे वो जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ा जाता है, एम्बर और फर दो पदार्थ होते हैं, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो जो एम्बर है वो बाल जैसी हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वहीं आपने अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप जब सर्दी के कपड़े जैसे स्वेटर उतारते हैं तो आपने चट चट की आवाज़ या फिर चिंगारी उत्पन्न होते हुए देखा होगा। अगर आप स्वेटर को किसी अंधेरे कमरे में उतारते हैं तो आपको वो चिंगारी नज़र भी आएगी। यह सब जो है वो आवेशों के कारण होता है। सन 1762 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की सर्वप्रथम खोज की थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आवेश की खोज किसने की थी तो 1762 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने आवेशों की खोज की थी। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रगड़ द्वारा आवेशन कैसे पैदा होते हैं। देखिए आपने कई बार देखा होगा अगर आप सूखे बालों पर प्लास्टिक का जो स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री में वो या फिर कंघा जब रगड़ते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। वहीं अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भर के उसको अपने बालों से रगड़ें तो इसको अगर दीवार पे आप चिपकाना चाहें तो दीवार पे ये बड़ी आसानी से चिपक जाता है। या फिर किसी बॉल पेन का जो रिफिल होता है प्लास्टिक का बना होता है उसको पॉलीथीन से जब रगड़ते हैं तो यह भी आवेशित हो जाता है। असल में जो ऊपर जितनी भी घटनाएं होती हैं इनमें रगड़ने की वजह से आवेश आ जाता है, अर्थात ये रगड़न द्वारा ये आवेश को अर्जित कर लेते हैं, मतलब आवेश प्राप्त कर लेते हैं या फिर आवेशित हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या जो प्लास्टिक का रिफिल है और जो गुब्बारे हैं उनके ऊपर आया हुआ आवेश एक जैसा है या उसमें कुछ अंतर है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो गुब्बारों को अपने सर में रगड़ते हैं और जब हम उनको उनके पास पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम जो स्केल थे, हमारे पास स्केल कह रहा हूँ, जो मेरे पास रिफिल था पेन का, जब मैं दो रिफिल को उनके आसपास लाता हूँ तब भी मैं देखता हूँ कि वो रिफिल जो हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। वहीं जब मैंने एक गुब्बारा और एक रिफिल लिया तब मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब रिफिल और गुब्बारे एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से या फिर इन एक्टिविटी से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर सेम आवेश को पास पास लाया जाता है तो वो दूर भागते हैं, अलग
अगर अलग अलग आवेशों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धनावेश या फिर जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा है ऋणावेश या फिर नेगेटिव चार्ज। अब कौन सा चार्ज नेगेटिव है, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, इसका पता करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के ऊपर तो प्लस का चार्ज आता है या फिर धनावेश आता है, और रेशम के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। वहीं जो पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, उन एग्जाम्पल में गुब्बारे पर ऋणावेश अर्थात गुब्बारे के ऊपर तो माइनस का चार्ज आता है, वहीं जो पेन का रिफिल है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। इसीलिए ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमने नोट करी कि जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस का चार्ज है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। वही चीज़ माइनस वाले चार्ज के लिए है, माइनस माइनस के चार्ज भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं एक चार्ज प्लस का और अगर एक चार्ज माइनस का है तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। यही कारण था कि जो गुब्बारा था, गुब्बारा और जो पेन का जो रिफिल था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ये जो रगड़ने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो आवेश अर्जित होता है वो स्थैतिक रहता है। स्थैतिक मतलब वो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता है। तो इस प्रकार जो उनके बीच में बल लग रहा है, जैसे गुब्बारे और रिफिल के बीच में जो बल लग रहा है, उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आवेश है वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, गुब्बारे के ऊपर माइनस का चार्ज था, रिफिल के ऊपर प्लस का चार्ज था, और ये चार्ज स्टेशनरी है, स्थैतिक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट जो करते हैं जिस फोर्स से, उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझने से पहले हम एक छोटा सा डिवाइस बनाते हैं जिसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं। हम क्या करेंगे, कांच का एक जार लेंगे, उसके ऊपर हम एक लकड़ी का गत्ता लगा सकते हैं या फिर लकड़ी लगा सकते हैं। लकड़ी के अंदर एक छेद कर लेंगे और उसके अंदर से एक पेपर क्लिप, ये पेपर क्लिप है मेटल की बनी हुई, पेपर क्लिप डाल देंगे सीधी करके, और उसके नीचे, पेपर क्लिप के नीचे हमने दो एल्यूमिनियम फॉइल की पट्टियां लगाई हुई हैं। इतना करने के बाद जब हम एक आवेशित जो हमने रिफिल लिया था, उस रिफिल को जब हम इस पेपर क्लिप से टच करते हैं, क्योंकि रिफिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस धातु से होते हुए, इस धातु की क्लिप से होते हुए इन एल्यूमिनियम की पट्टियों के पास चला जाता है, और क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज जाता है तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये जो डिवाइस है इसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं, इसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं। यह डिवाइस यह पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी चीज़ के ऊपर आवेश है या नहीं। इसी एक्टिविटी को हम इस रिफिल के स्थान पर अगर वो गुब्बारा लगा दें तब भी दोहरा सकते हैं। तब भी होगा क्या कि गुब्बारे के ऊपर माइनस का चार्ज था तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज जाएगा, और जो मेटल की प्लेट है नीचे उनके ऊपर माइनस का चार्ज जाएगा, वो फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो डिवाइस है विद्युतदर्शी, ये आवेशों को डिटेक्ट करने के काम आता है कि किसी चीज़ के ऊपर आवेश है या नहीं। देख लीजिए, इस प्रकार की जो युक्ति है, इससे यह परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी या फिर इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अतः विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में किसी चालक द्वारा स्थानांतरण किया जा सकता है। यहाँ से हमने सीखा कि चार्ज तो इस पेन के रिफिल के ऊपर था, लेकिन इस मेटल से होते हुए चार्ज नीचे वाली जो एल्यूमिनियम की जो हमने पट्टियाँ लगाई हुई हैं उस तक पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज का स्थानांतरण हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जाता है। किसके माध्यम से जाता है? किसी चालक के माध्यम से जाता है। इसको हम स्थानांतरण कहते हैं या स्थानांतरण कहते हैं। अगर हम पेपर क्लिप पर हाथ लगाएं, हमने देखो ये जो रिफिल है इससे टच कराया था, अब इस रिफिल को हटा के अगर मैं इस पेपर क्लिप के ऊपर हाथ लगा देता हूं तो होगा क्या, जो चार्ज इसके पास गया था, जो नीचे स्ट्रिप के पास, वो चार्ज वापस से मेरे हाथ में जाएगा और मेरे हाथ से होते हुए सीधा अर्थ में चला जाता है, धरती में, पृथ्वी में चला जाता है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम पेपर क्लिप पर
हाथ लगाएं तो नीचे वाली पट्टियाँ फिर से पास आ जाती हैं। ये जो दूर दूर चली गई थी ये पट्टियाँ फिर से पास आ जाती है, क्योंकि उनका आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। अब जो ये पृथ्वी में जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम भू संकर्पण या फिर अर्थिंग कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जब हमने विद्युतदर्शी की पेपर क्लिप को छुआ, जो हमने ऊपर पेपर क्लिप लगाई हुई थी, तो एल्यूमिनियम की पट्टी का आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है और इस वजह से जो पट्टियाँ हैं वो अनावेशित हो जाती है, मतलब अनचार्ज हो जाती है। उनके ऊपर जो भी चार्ज था वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है और पृथ्वी के अंदर चार्ज जाने की जो यह प्रक्रिया है इसको भू संकर्पण या फिर अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है। अब भू संकर्पण या फिर जो अर्थिंग होती है इसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने बिजली के प्लग पर ये 3 पिन देखी होंगी, जिसमें ऊपर वाली जो पिन है वो मोटी और लंबी होती है। असल में ये पिन जो है वो अर्थिंग की पिन होती है। ये खास करके उन डिवाइसेस में ज़्यादा काम आती है जो मेटल से बने होते हैं, जैसे हमारा फ्रिज है, जैसे कि जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा काम आती हैं। अगर उसके ऊपर किसी वजह से चार्ज लीक होता है तो ये चार्ज जो है वो सीधा अर्थ में चला जाता है और हमें शॉक नहीं लगता है। ठीक है। इस वजह से जो ये प्लग होते हैं इनके अंदर 3 पिन होती हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने घर में जो बिजली की फिटिंग कराई है उसकी प्रॉपर अर्थिंग कराई है, तब ये अच्छे से काम करेगा। और कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई ये तीसरी पिन लंबी क्यों होती है बाकी 2 पिनों से, ये बाकी 2 पिन देख इतनी लंबी है और ये वाली पिन इतनी ज़्यादा लंबी है, तो ये तीसरी पिन इतनी लंबी क्यों होती है? उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम इस प्लग को उसके सॉकेट के अंदर डालेंगे तो सबसे पहले इसका संपर्क हो उससे, ताकि जो भी अगर करंट लीक हो रहा है तो वो सीधा का सीधा अर्थ में चला जाए और हमें शॉक लगने से बच जाए, हमें झटका लगने से बच जाए, इसलिए ये पिन लंबी होती है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब हम जो तड़ित या आसमानी बिजली है उसके बारे में समझ सकते हैं। हमने जाना कि जब 2 चीज़ों का आपस में रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर आवेश आ जाता है और आवेश जो है वो किसी माध्यम से अनावेशित भी हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज भी हो जाता है। ये चीज़ हमने समझ ली है। यही कहानी होती है तड़ित की या फिर आसमानी बिजली की। अब उसको हम समझते हैं। देखिए, जब बिजली चमकने का जो मौसम होता है या फिर तूफान का जब मौसम होता है तब होता क्या है, जो तूफानी हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, वहीं जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं और इस ऊपर नीचे की गति की वजह से जो चार्ज होते हैं वो चार्ज अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, मतलब प्लस का चार्ज अलग और माइनस का चार्ज अलग होना शुरू हो जाते हैं। वहीं जब बादल आपस में एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं तो रगड़ने की वजह से जो ऊपर वाले बादल होते हैं उनके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, वहीं जो नीचे वाले जो बादल होते हैं उनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, मतलब ऋणावेश हो जाता है। और हमारी पृथ्वी के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनके पास प्लस का चार्ज होता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे ये चार्ज अक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और कुछ समय के बाद ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको डिस्चार्ज होने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है किसी रास्ते के साथ, तब हमें बिजली चमकती हुई नज़र आती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जब ये चार्ज जो है वो बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया तो अब ये वायु के माध्यम से ही, वायु एक हीन चालक होती है लेकिन इस करंट की वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये वायु में भी प्रवाहित हो जाता है। तो इस तरह की हमें चमकती हुई सफ़ेद ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनको हम, या फिर ये जो प्रक्रिया है इसको हम विद्युत विसर्जन या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इसी वजह से हम कई बार ये भी कहते हैं कि किसी स्थान पर बिजली गिरी। जरूरी नहीं है कि हर बार बिजली गिरे, लेकिन जब आसमान में भी चमकती रहती है तब यही होता है कि जब बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है बादलों पर तो वो डिस्चार्ज होता है, मतलब वो चार्ज खत्म होता है, अनावेशित होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी हवा होती है उसी में से जो विद्युत है वो प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। उस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो आगे से जब भी ऐसा हो तो उससे डरे ना, लेकिन उससे बचाव की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस स्लाइड में जानेंगे। तड़ित से सुरक्षा। देखिए, तड़ित या जो गरज वाला जो तूफान होता है उसको झंझा भी कहते हैं। उस समय पर जो सुरक्षित स्थान है
वो खुले मैदान बिल्कुल नहीं है। अगर कोई खुला स्थान है वहाँ पर आप हैं तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कोई भवन या फिर मकान या फिर कोई बंद वाहन, जैसे गाड़ी है उसके शीशे बंद हैं, तो वो एक सुरक्षित जगह हो सकती है। तो ऐसे समय में कभी भी खुली जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पहले से भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो खुले स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब हम क्या क्या सुरक्षा कर सकते हैं अगर हम खुले मैदान में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो खुली जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और उसके अंदर छाता लेकर चलना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि छाता लेकर चलेंगे तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। यदि आप वन में हैं, जंगल में हैं, तो किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं, किसी छोटे पेड़ के नीचे हमें शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हाइट वाली चीज़ों के ऊपर अर्थिंग जल्दी होती है और जो चार्ज है वो रास्ता ढूंढना शुरू करता है। तो हाइट वाली चीज़ों से जल्दी वो अर्थ में जाने की कोशिश करता है। लेकिन छोटे वृक्ष में थोड़ी सी सुरक्षा है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा तो है। अगर आसपास कुछ भी ना हो, प्लेन मैदान में हो, ना ही कोई पेड़ है और ना ही कुछ और है, पेड़ के नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए। खुले मैदान में तो पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर पेड़ है तब भी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर मान लो आप खुले मैदान में हैं, वहाँ सिर्फ पेड़ हैं, कुछ एक दो पेड़ हैं, उनके नीचे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि पेड़ की हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर बिजली गिरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इस स्थिति में बैठ जाएं। आप अपने घुटनों के बीच में सर रखकर अगर बैठ जाएंगे तो आप एक छोटा सा टारगेट बनेंगे, और आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना जो है, या फिर जो तड़ित है, आसमानी बिजली गिरने की संभावना, वो काफ़ी कम हो जाती है। जब आप घर में होंगे तब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, घर वैसे तो सुरक्षित है, परंतु घर में जो तार वाला टेलीफोन होता है, जिसको लैंडलाइन कहते थे, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तारों के संपर्क में बिजली जो है वो गिर सकती है या हमें परेशान कर सकती है। किसी विद्युत साधित्र या तारों को नहीं छूना चाहिए। कोई भी डिवाइस है बिजली का, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, इनको टच नहीं करना चाहिए ऐसे मौसम में। और कंप्यूटर, टीवी, कूलर आदि के जो प्लग हैं उनको सॉकेट से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। घरों में तड़ित चालक लगवाना चाहिए। अब ये तड़ित चालक क्या होता है? देखिए, तड़ित चालक क्या होता है, हाँ, घरों के ऊपर एक मेटल का एक रोड लगा दिया जाता है, और उस रोड को एक तार से कनेक्ट करके हम अर्थ के अंदर डालते हैं, और अर्थ में वहाँ पर तांबे की प्लेट लगाई जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसको घर से ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है या फिर घर में सबसे ऊपर लगाया जाता है। जब भी बिजली, जो आसमानी बिजली या फिर जो तड़ित होती है, वो जब बनती है तो ये टारगेट सबसे पहले आता है, और इससे होते हुए बिजली जो है वो सीधी अर्थ में चली जाती है। और जैसा हमने पढ़ा था अर्थिंग के बारे में, भूसंकर्पण के बारे में, तो सारी की सारी जो बिजली है, आसमानी बिजली, वो पृथ्वी में चली जाएगी, और हमारा जो घर है वो सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम कहते हैं तड़ित चालक। तो घर के निर्माण करते समय तड़ित चालक अवश्य लगवाना चाहिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है भूकंप या फिर अर्थक्वेक। भूकंप के बारे में आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा कि भूकंप में क्या होता है। जब बहुत विनाशकारी भूकंप आता है तो सारी बिल्डिंगें टूट फूट जाती है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो भूकंप होता है वो क्या होता है, भूकंप पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, जिसे भूपर पट्टी कहते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ होने के कारण पृथ्वी की सतह कंपन करने लगती है, अर्थात कांपने लगती है। इसको हम भूकंप कहते हैं। आम भाषा में कहूँ तो जो हमारी धरती होती है वो कांपने लगती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन पूरी धरती के कांपने के बजाय जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, जिसको हम भूपर पट्टी कहते हैं, वह कांपती है। भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो पीछे हमने पढ़ा था तड़ित या फिर तूफान वाला मौसम, उसकी तो भविष्यवाणी की जा सकती है। मौसम विभाग बता देता है कि इतने दिनों बाद ऐसा मौसम होने वाला, लेकिन भूकंप की प्रिडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना आज तक संभव नहीं हो पाया है। हमारे देश में भी 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में और 2005 में कश्मीर में बहुत बड़े भूकंप आए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। भूकंप से सुनामी और भूस्खलन भी आ सकते हैं। भूस्खलन क्या होता है, जैसे मिट्टी का खिसक जाना अपनी जगह से। ऐसा अक्सर पहाड़ों में होता है कि पहाड़ जो है अपनी जगह से छोड़ के और खिसक जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। वहीं सुनामी क्या होती है, समुद्र के किनारे वाले इलाकों में भूकंप की वजह से जो समुद्र का पानी है वो बड़ी बड़ी लहरों के रूप में शहरों में आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा विनाश होता है। 2004 में हमारे देश में जो साउथ पार्ट है वहाँ पर सुनामी आई थी। ठीक है, तो भूकंप के कारण ही सुनामी और भूस्खलन भी आते हैं। अब हम समझते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप के आने के पीछे का कारण क्या होता है।
ये समझने से पहले हम अपनी पृथ्वी की संरचना समझते हैं। हमारी पृथ्वी जो है अलग अलग लेयर से बनी हुई होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम भूपर पट्टी कहते हैं। उसके बाद की जो लेयर है उसको प्रावर कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है उसे बाह्य करोड़ कहते हैं और सबसे आंतरिक वाली आंतरिक करोड़ कहलाती है। भूकंप आने का संबंध जो हमारी भूपर पट्टी है उससे संबंधित है। ठीक है, हमारी जो सबसे ऊपर वाली जो भूपर पट्टी होती है वो अखंड नहीं होती, वो अलग अलग टुकड़ों से बनी हुई होती है जिनको हम प्लेट कहते हैं। हमारे पृथ्वी की भूपर पट्टी अलग अलग प्लेटों से बनी हुई होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। जो ब्लैक लाइंस दिख रही है ये अलग अलग प्लेट्स हैं। इसके इस पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे हमारा जो देश है वहाँ पर नीचे वाला ये हिस्सा इंडियन प्लेट है, इधर अरेबियन प्लेट है और यहाँ पर ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो इन प्लेट्स के बीच में क्या होता है, किसी आंतरिक बदलाव के कारण ये प्लेट एक दूसरे के से टकराती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और टकराते टाइम एक प्लेट नीचे चली जाती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चली जाती है, या फिर ये एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये प्लेट्स मूव करती हैं, हिलती हैं। तो इनके हिलने से क्या होता है, इन्हीं प्लेट्स के हिलने से या मूव करने से, एक दूसरे से रगड़ खाने से या टकराने से भूकंप आता है। भूकंप आने के और भी कुछ छोटे छोटे रीजन हैं जिनकी वजह से भी भूकंप आता है, जैसे कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए, या फिर कोई भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाए तो उससे भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, या फिर कई बार जो ज्वालामुखी होते हैं उनके फटने से भी भूकंप आ सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं भूकंप के आने के। अब हम समझते हैं भूकंपी क्षेत्र या फिर भ्रंश क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए, जहाँ पर ये प्लेट होती है, जो हमने अभी प्लेट पढ़ी, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, जहाँ पर ये प्लेट्स का बॉर्डर होता है, जहाँ पर ये प्लेट्स ख़त्म होती हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या फिर भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। भारत में जो कश्मीर का इलाका है, जो हमारे हिमालय का इलाका है, समस्त उत्तर पूर्व क्षेत्र मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, या फिर जो गुजरात का कच्छ का रण है, इसके अलावा जो सिंध और गंगा के मैदान है और साथ में राजस्थान, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये भारत के सबसे मुख्य भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्रों में आते हैं। इस मैप में जितने भी जो एरियाज़ दिखाए गए हैं, इन सब में भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है संभावना, उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए, हमने जितने भी क्षेत्रों की बात की है, ये क्षेत्र जो हैं, हमारी जो ये प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनके आसपास ही हैं। देखिए, ये तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जो इस प्लेट के बॉर्डर पे है, हिमालय वाला इलाका, गंगा वाला इलाका, और साथ में जो गुजरात का कच्छ का रण या फिर जो सिंध प्रांत का जो सिंध नदी का जो मैदान है वो सभी इन प्लेट्स के सीमाओं के आसपास है। इसीलिए यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब आता है कि भूकंप को की तीव्रता को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, या फिर जो तरंगे बनती हैं उनको रिकॉर्ड करने का क्या सिस्टम रहता है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि भूकंप आया, रिक्टर स्केल पे उसकी जो तीव्रता है वो 3.6 दर्शाई गई, मतलब मापी गई। कभी 4 मापी गई, कभी 6 मापी गई। तो भूकंप की तीव्रता या शक्ति को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नंबर से हम बताते हैं कि कितना तेज भूकंप था। अगर किसी भूकंप का परिमाण 7 से ज़्यादा है, मतलब रिक्टर स्केल पे वो 7 से ज़्यादा है, तो वो भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। जो हमारे गुजरात में और कश्मीर में जो भूकंप आए थे उनकी तीव्रता लगभग 7.5 से ज़्यादा थी। भूस्पंद मतलब भूमि का कांपना, या फिर भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करता है। उन तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में, या फिर जो हमारी भूपर पट्टी होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसमें तरंगे पैदा होती हैं, जिन तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। इन भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम भूकंप लेखी या फिर इंग्लिश में उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कई बार। भूकंप की तीव्रता या शक्ति को नापने के लिए जो स्केल है वो है रिक्टर स्केल या फिर रिक्टर पैमाना, और जो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने का जो डिवाइस है उसको हम सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहते हैं। ये सवाल कई बार बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है और लोग गलत करते हैं। तो तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल है एक, जैसे हमारे पास ज्योमेट्री का स्केल होता है ऐसा स्केल है, और सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जो रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और कैसे काम करता है इस चीज़ को समझते हैं।
सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी में क्या होता है, एक डोरी के साथ एक लोलक बंधा होता है या फिर एक मेटल की बोल बंधी होती है जिसके नीचे एक पेन लगा होता है। ये जो लोलक या फिर जो बोल है ये फ्री होती है और ये इधर उधर मूव कर सकती है, मतलब इस तरह से ये दोलन गति कर सकती है। इसके नीचे एक ड्रम पर ग्राफ पेपर लगाया होता है जिस पे वो जो वेव है, जो तरंग है, वो रिकॉर्ड होती है। तो जैसे ही भूकंप आता है तो पृथ्वी जो है वो वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी। उस कंपन करने की वजह से ये जो हमारा पेंडुलम टाइप का जो सिस्टम है ये अपनी जगह से हिलेगा और उस पे जो पेन लगा है उस पेन से ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ बन जाएगा, जो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जिससे हमें पता चलता है कि जो भूकंप है उसका पैटर्न ये रहा, जिसके अंदर इस पैटर्न में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक दिख रहा है तो वहाँ पर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा थी, और जहाँ ये बिल्कुल सीधा प्लेन है जैसे ये वाला इलाका, यहाँ पर कोई भूकंप नहीं है। और जहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स ये दिख रहे हैं इधर और उधर, मतलब यहाँ भी थोड़े बहुत जो झटके हैं भूकंप के वो आए हैं। तो ये भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहलाता है। इससे भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो भूकंप जब आता है तो किस किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, भूकंप जब आता है तो पृथ्वी के अंदर एक पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है। उस पॉइंट का नाम फोकस है। फोकस हमेशा पृथ्वी के अंदर, जो हमारी भूपर पट्टी है उसके अंदर पाया जाता है। और उस फोकस के एकदम स्ट्रेट ऊपर 90 डिग्री पर जो पॉइंट होता है पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पर, उसको हम अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। और जब जहाँ ये फोकस होता है वहाँ से देखिए ये भूकंप तरंगे आपको दिख रही होंगी। इस तरह से भूकंप तरंगे निकलती हैं जिससे हमारी जो पृथ्वी है वो कांपती है। इन तरंगों को हम भूकंप तरंगे कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो पॉइंट पृथ्वी के अंदर होता है उसको तो हम फोकस कहते हैं, और जो पॉइंट हमारे सरफेस पर होता है उसको हम अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भूकंप से बचाव कैसे किया जा सके। भूकंप की तो भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती, तो उससे बचाव कर कैसे किया जा सकता है। देखिए, हमें ये पता है कि कुछ क्षेत्रों में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको हम भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। तो भूकंपी क्षेत्र में जब मकान बनाने का काम हो तो उसको विशेष डिजाइन से बनाना चाहिए, हल्की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके लिए हमें आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होते हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए। घर में जो भारी सामान होते हैं जैसे अलमारी वगैरह, उसको दीवारों से अटैच करके रखना चाहिए, कील वगैरह गाड़ के। ठीक है। अब अगर भूकंप आ गया है और आप घर में हैं तो क्या क्या आपको बचाव या सेफ्टी करनी चाहिए। किसी मेज या बेड के नीचे आश्रय लेना चाहिए क्योंकि वो मजबूत होते हैं। उसके ऊपर अगर हम आपकी जो घर की बिल्डिंग है वो गिरेगी तब भी आप सुरक्षित बच सकते हैं। जो भारी वस्तुएं होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर गिर ना जाए। यदि आप बिस्तर पर लेटे हैं और भूकंप आ जाए तो वहाँ पर लेटे रहिए और अपने सिर को जो है तकिए से बचाइए। और यदि आपके कमरे में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप छुप सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं, तो आप दीवार के जो कोने बनते हैं वहाँ कोनों पर खड़े हो जाइए। कोनों में क्या होता है, जो छत के गिरने का सबसे कम खतरा रहता है। यदि आप घर के बाहर हैं तो भवन, बिजली के खंभे या वृक्षों से दूर खड़े रहना चाहिए आपको हमेशा। यदि कार या बस में है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ड्राइवर को कहें या फिर अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो धीरे धीरे खुली जगह पर जाने का प्रयत्न करें, और जब भूकंप बिल्कुल रुक जाए तभी आपको गाड़ी से बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने दो बहुत जो हमारे परिघटनाएं होती हैं प्राकृतिक, जैसे तड़ित या आसमानी बिजली, और दूसरा भूकंप के बारे में समझा। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो को देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारे चैनल की कुछ ज़रूरी प्लेलिस्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।